फ्रेंड्स, हम लोग तुलनात्मक राजनीति की अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र का टॉपिक ले रहे हैं। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने ये देखा कि तुलनात्मक राजनीति क्या है, तुलनात्मक शासन क्या है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि तुलनात्मक राजनीति की क्या प्रकृति है, और आज हम लोग तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट मैटर, कि उसके दायरे में क्या क्या आता है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि हम लोगों ने तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन का जब अंतर देखा था, तो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का क्या महत्व होता है, हमने इस पर भी गौर फरमाया था। आज तुलनात्मक राजनीति एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि ये विषय एक वैज्ञानिक विषय हो गया है। इसलिए जहाँ पर वैज्ञानिकता आ जाती है, वहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब हम विभिन्न देशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो उससे जो डेटा कलेक्ट होता है, उस डेटा को हम अपने देश में पॉलिसी मेकिंग में उपयोग कर सकते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं, फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, और उससे कहीं ज़्यादा इनफॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेसेस और पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी कि अनौपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाएं जो समाज में घटती हैं और जो हमारी संस्थाएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं वातावरण में घटने वाली, उन प्रक्रियाओं का क्या वास्तविक व्यवहार में किस प्रकार से वो घटित होती हैं। ये जो वास्तविक व्यवहार है, मात्र थ्योरी तक हमको सीमित नहीं रहना है, परंतु एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में हमको फोकस करना है। तो जो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति है, वो व्यवहार या बिहेवियर पर बहुत महत्व देती है। ये सारी चीज़ों का हमको ध्यान रखना होता है, और वैज्ञानिकता तभी आएगी जब पॉलिटिकल बिहेवियर पर हम ध्यान देंगे। इसके साथ साथ अब हम जो है तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की क्या विषय वस्तु है। तुलनात्मक राजनीति की विषय वस्तु में आज निम्नलिखित मुख्य विषय शामिल हैं। नंबर 1, सभी राजनीतिक संरचनाएं, ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तुलनात्मक राजनीति में सभी औपचारिक, अनौपचारिक, सरकारी, गैर सरकारी रचनाएं, जो कि सभी राज्यों में सत्ता के लिए संघर्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित कर रही हैं, के अध्ययन को शामिल किया जाता है। ये केवल सरकार के तीनों अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अध्ययन तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें नौकरशाही, दबाव समूह, हित समूह, विशिष्ट समूह, राजनीतिक दल और अन्य सभी संगठन जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, के अध्ययन को शामिल किया जाता है।
तो देखिए, जिस बात पर मैं स्ट्रेस कर रहा था कि औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं और अनौपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाएं या अनौपचारिक राजनीतिक संरचनाएं। अनौपचारिक वो हो गई जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, जैसे संविधान में दबाव समूहों का जिक्र नहीं होता है, राजनीतिक दलों का जिक्र नहीं होता है, जाति की राजनीति का जिक्र नहीं होता है, धर्म की राजनीति का जिक्र नहीं होता है। परंतु अगर हमको वास्तविकता को समझना है तो इन सारी संरचनाओं को पढ़ना होगा। हमको ये समझना होगा कि किसी भी समाज में निर्णय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से होती है, और सभी औपचारिक संरचनाओं के पीछे कौन सी प्रारंभिक संरचनाएं हैं जो निर्णय निर्माण में या नीति निर्माण में अपना योगदान देती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज जो तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत हो गया है। उसमें ऑल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड। हम सिर्फ फॉर्मल स्टडी तक अपने को सीमित नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ राजनीतिक फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं तक ही अपने को सीमित नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो है कार्यात्मक अध्ययन, फंक्शनल स्टडीज़। ये विषय वस्तु के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो एक कार्यात्मक अध्ययन है या फंक्शनल स्टडीज़ पे फोकस करता है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संरचनाओं और संस्थाओं का केवल कानूनी पक्ष ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों और वातावरण में उनकी भूमिका का विश्लेषण भी किया जाता है। इसमें हित स्पष्टीकरण यानी कि इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, हित समूहीकरण यानी कि इंटरेस्ट एग्रीगेशन, राजनीतिक संचार यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, नियम निर्णय यानी कि रूल मेकिंग, नियम प्रवर्तन रूल एप्लीकेशन, न्याय निर्णय रूल एडजुडिकेशन, राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग, नीति निर्माण पॉलिसी मेकिंग आदि प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो आप जरा सा इस बात पर गौर करिए कि आज जो तुलनात्मक राजनीति है उस तुलनात्मक राजनीति में जितनी भी फंक्शनल स्टडीज़ हैं उन सारी फंक्शनल स्टडीज़ को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं। जैसे हमने एक सबसे पहले जिस कार्य का जिक्र किया था हित स्पष्टीकरण या इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ये जो फंक्शन है इसको हित समूहों या दबाव समूहों के द्वारा संपादित किया जाता है। इसमें हम लोग डिटेल में तब लेंगे कि ये हित स्पष्टीकरण या इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का जो फंक्शन है जो कि हित समूहों या दबाव समूहों के द्वारा संपन्न किया जाता है, ये एक्चुअली क्या है। जब हम हित समूह और दबाव समूह के टॉपिक पे आएंगे और उसको डिटेल में लेंगे तब हम ये भी बताएंगे कि हित समूह और दबाव समूह या अंग्रेज़ी में इंटरेस्ट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं और लोकतंत्र में उनकी क्या अनिवार्यता है। इसके बाद हमने जो दूसरा फंक्शन बताया था वो दूसरा फंक्शन जो है वो इंटरेस्ट एग्रीगेशन का है या हित समूहीकरण, उसको हित एकत्रीकरण भी कर सकते हैं। ये फंक्शन
राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है। इस फंक्शन का या इस कार्य का क्या महत्व है और ये इस कार्य का संपादन किस प्रकार से होता है राजनीतिक द्वारा ये भी जब हम राजनीतिक दलों पर आएंगे तब हम अध्ययन करेंगे। अभी फ़िलहाल ये जान लेना उचित है कि हित समूहीकरण आज एक राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है और क्या कहते हैं इस का अध्ययन करना बहुत ही अनिवार्य है। तो फंक्शनल स्टडीज़ के तहत जो है एक के बाद एक जो राजनीतिक व्यवस्था द्वारा संपादित या राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न कार्य होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। फिर राजनीतिक संचार या पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, आज संचार के विभिन्न माध्यम हैं, संप्रेषण के विभिन्न माध्यम हैं। जो पारंपरिक मीडिया है उससे लेकर हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, सोशल मीडिया तक पहुँच गए हैं। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप आइए रूल मेकिंग पर या नियम निर्माण पर आइए। रूल मेकिंग या नियम निर्माण ये किसका कार्य है? ये व्यवस्थापिका का कार्य है या विधायिका का कार्य है? व्यवस्थापिका या विधायिका ही तो नियम बनाती है, कानून बनाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका अध्ययन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं नियम प्रवर्तन पर। नियम प्रवर्तन का मतलब होता है रूल एप्लीकेशन। रूल एप्लीकेशन का मतलब यह है कि एक बार जब नियम बन गया है तो उस नियम को लागू करना, उस नियम का कार्यान्वयन करना, ये कौन करता है? ये कार्यपालिका करती है या एग्जीक्यूटिव करती है। तो जो नियम प्रवर्तन है वो नियम प्रवर्तन कितना महत्वपूर्ण है और कार्यपालिका किस प्रकार से किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में नियम प्रवर्तन करती है या नियम का कार्यान्वयन करती है, इसका अंतर्गत हम लोग इसका अध्ययन हम लोग रूल एप्लीकेशन या नियम प्रवर्तन के कार्य के शीर्षक के अंतर्गत करते हैं। फिर पहला हो गया, क्या हो गया? नियम निर्माण, दूसरा नियम प्रवर्तन और उसके बाद अब तीसरा एस्पेक्ट है कि न्याय निर्णय या रूल एडजुडिकेशन। न्याय निर्णय या रूल एडजुडिकेशन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रूल एडजुडिकेशन या न्याय निर्णय ये किसके द्वारा संपादित होता है? ये न्यायपालिका द्वारा संपन्न किया जाता है। यदि नियम बना है, नियम का प्रवर्तन हो रहा है, तो नियम से और बनाने में और नियम के प्रवर्तन से बहुत से विवाद उत्पन्न होंगे। उन विवादों का निस्तारण कौन करेगा? उन विवादों पे न्याय कौन देगा? जजमेंट कौन देगा? ये काम न्यायपालिका है और न्यायपालिका के इस फंक्शन को न्याय निर्णय या रूल एडजुडिकेशन बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य हैं जिनका संपादन एक राजनीतिक व्यवस्था में होता है वो है डिसीशन मेकिंग या डिसीशन मेकिंग, जिसको कि हिंदी में निर्णय प्रक्रिया बोलते हैं। नीति निर्माण, जिसको पॉलिसी मेकिंग बोलते हैं। और इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है राजनीतिक समाजीकरण या पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो ये जो फंक्शनल स्टडीज़ हैं, ये फंक्शनल स्टडीज़
आज तुलनात्मक राजनीति की एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में उभर कर आई हैं और ये तुलनात्मक राजनीति का दायरा बहुत विस्तृत करती हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु के ही संदर्भ में, वो है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। इस पर हम पहले भी फोकस कर चुके हैं और पुनः इस पे फोकस करना चाहते हैं। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों के वास्तविक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। इस बात को मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ कि वास्तविक व्यवहार के अध्ययन के बिना वास्तविकता, राजनीतिक वास्तविकता यानी कि पॉलिटिकल रियलिटीज़ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं। वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता। हम सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रह सकते। हम सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं रह सकते हैं कि संविधान में कार्यपालिका का क्या कार्य है, व्यवस्थापिका का क्या कार्य है, न्यायपालिका का क्या कार्य है, प्रधानमंत्री के क्या फंक्शंस हैं, प्रेसिडेंट के क्या फंक्शंस हैं। नो, इस तक हम सीमित नहीं रह सकते हैं। हमको वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना पड़ता है, एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर का। जैसे मतदान व्यवहार यानी कि वोटिंग बिहेवियर, वो कौन कौन से कारक हैं जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जब आदमी वोट देने जाता है तो किन किन कारकों से प्रभावित होकर वो अपना वोट डालता है। दूसरा है राजनीतिक सहभागिता या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। राजनीतिक सहभागिता या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेतृत्व भर्ती, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों का एक महत्वपूर्ण कार्य नेतृत्व भर्ती या पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट भी है कि नेताओं को कैसे राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित किया जाता है। उसके अलावा पॉलिटिकल बिहेवियर के तहत, उसके अध्ययन के तहत विशिष्ट वर्ग व्यवहार क्या होता है, इलीट बिहेवियर। कोई भी समाज होता है उसमें दो किस्म के लोग होते हैं, एक मासेस होता है या जन समूह होता है और एक विशिष्ट जन समूह होता है। विशिष्ट जन समूह जो है राजनीति के क्षेत्र में हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो सकते हैं, नौकरशाही के क्षेत्र में हो सकते हैं, एकेडमिक्स में हो सकते हैं। ये जो विशिष्ट जन समूह है, इन विशिष्ट जन समूहों का किस प्रकार का व्यवहार होता है, इसका भी अध्ययन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम विशिष्ट जन समूहों का अध्ययन करते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं रहते हैं। हम जन राजनीति का भी अध्ययन करते हैं, यानी कि मास पॉलिटिक्स का। कॉमन लोगों की क्या राजनीति है, मासेस की क्या राजनीति है। इसके अलावा एक और बहुत, जब हम बिहेवियर संबंधी बात करते हैं किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, तो एक लुभावनी राजनीति होती है, पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म। यानी कि जो नेता होता है वो जनता को जीतने के लिए बड़े बड़े, जिसको हम लोग कहते हैं जुमले, बोलता है। तो जुमले सिर्फ कोई एक ख़ास पार्टी जुमलों का इस्तेमाल नहीं करती है या ख़ास कोई एक लीडर ही नहीं इस्तेमाल करता। हर पॉलिटिकल पार्टी और हर लीडर जुमलों का और लुभावनी और लोकप्रिय बातों का इस्तेमाल करता है, ये जानते हुए कि उनको वो कभी पूरा नहीं करेगा। लेकिन जो मासेस हैं, मासेस भावनाओं में बहते हैं, इसलिए ये जो लुभावनी राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म, ये पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म भी जो है वो तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र का अभिन्न अंग है। विषय क्षेत्र के ही क्रम में जो है नंबर 4 पॉइंट है समानताओं और असमानताओं का अध्ययन। समानताओं और असमानताओं का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में
अलग अलग राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यों में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु ऐसा अध्ययन वर्णनात्मक, कानूनी या औपचारिक स्वरूप का नहीं होता है। इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं। राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविक कार्यप्रणाली के अध्ययन के आधार पर समानताओं और भिन्नताओं की वैज्ञानिक व्याख्या, विश्लेषण और तुलना की जाती है। देखिए, आप जब दो देशों का, दो व्यवस्थाओं का, दो संस्थाओं का, दो किस्म की प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को आप क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। समानताओं और असमानताओं का आप वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों ज़रूरी है? वो एक वैज्ञानिक व्याख्या और विश्लेषण के लिए ज़रूरी है। वैज्ञानिकता तभी आएगी और सही इंटरप्रिटेशन तभी होगा जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। और जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो जाहिर बात है कि हम समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 5 है राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तुलनात्मक राजनीति पश्चिमी और गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियाँ और व्यवस्थाओं के कार्यों और वास्तविक व्यवहारों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। राजनीतिक प्रणालियों की संरचनाओं, कार्यों, क्षमताओं तथा कार्य प्रणालियों के आधार पर तुलना और विश्लेषण किया जाता है। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है आज की तारीख में वो पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम वो केंद्र बिंदु है तुलनात्मक राजनीति में, जिसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती फिरती रहती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम वो केंद्र है जिससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आज राजनीति जो है वो, या तुलनात्मक राजनीति कह लीजिए, तुलनात्मक राजनीति को अगर एक लाइन में आपको डिस्क्राइब करना है तो वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। अब हम स्टेट शब्द का नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि स्टेट जो है एक बहुत संकीर्ण शब्द है, और तुलनात्मक राजनीति और माफ़ करिएगा, और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो एक बहुत ही व्यापक यानी कि ब्रॉड और कॉम्प्रहेंसिव शब्द है। तो जो तुलनात्मक राजनीति का दायरा है, यह तुलनात्मक राजनीति का दायरा इस दायरे में पॉलिटिकल सिस्टम आता है। विभिन्न पॉलिटिकल सिस्टम की असमानताएं, समानताएं, उसकी कार्यप्रणाली, उसमें विभिन्न संरचनाएं, उन संरचनाओं का अध्ययन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जब तक हम राजनीतिक व्यवस्था को यूनिट नहीं मानेंगे, हमारी तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन होगा वो सही नहीं होगा और हम बहुत सी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। नंबर 6 पॉइंट है वो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के वातावरण का अध्ययन। एक राजनीतिक व्यवस्था एक वातावरण में काम करती है। स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक व्यवस्था के वातावरण का भी अध्ययन करना ये एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है तुलनात्मक राजनीति की। राजनीतिक अध्ययन के लिए ये आवश्यक होता है कि उस सामाजिक वातावरण अर्थात मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय वातावरण का अध्ययन किया जाए जिसमें कि राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर रही होती है। जिस एनवायरनमेंट में राजनीतिक व्यवस्था कार्य कर रही होती है
उसका हमको अध्ययन करना होता है। ऐसा अध्ययन करने के लिए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने कई एक धारणाओं जैसे कि राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक विकास यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट आदि का विकास किया है। तो देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल कल्चर का जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का अध्ययन करेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे, तब आपको एक्चुअल ये समझ में आएगा कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार, किस वातावरण में होती है। मात्र राजनीतिक व्यवस्था का ही अध्ययन नहीं करना है, पर वो राजनीतिक व्यवस्था किस वातावरण में कार्य कर रही है। हर देश का वातावरण अलग अलग हो सकता है, इसीलिए व्यवस्था टू व्यवस्था हमको अंतर दिखाई पड़ता है। अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट, शक्ति, प्रभाव, सत्ता और उचितता का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक शक्ति, प्रभाव, सत्ता और उचितता के अध्ययन पर बहुत बल देते हैं, क्योंकि ये सभी धारणाएं राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के लिए बहुत आवश्यक समझी जाती हैं। इन धारणाओं के आधार पर ही विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहार में अंतर का विश्लेषण किया जाता है। तो जो स्टडी ऑफ पावर है, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस है, स्टडी ऑफ अथॉरिटी है, स्टडी ऑफ लेजिटिमेसी है, इनका अगर आप अध्ययन करेंगे, यानी कि शक्ति का, व्यवस्था टू व्यवस्था, फला राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से शक्ति का उपयोग होता है, किस प्रकार का प्रभाव होता है, किस प्रकार की सत्ता है, उस सत्ता को कितना उचित माना जाता है जनमानस की दृष्टि में जो है, ये इनका अध्ययन करना होगा। और इनका जब हम अध्ययन करेंगे, तभी जो एक राजनीतिक व्यवस्था का व्यवहार दूसरी राजनीतिक व्यवस्था के व्यवहार से किस प्रकार से भिन्न है, और जो किन किन धारणाओं का अंतर आता है एक व्यवस्था में और दूसरी व्यवस्थाओं में, वो उस निष्कर्ष पर हम तभी पहुंचेंगे जब हम पावर की स्टडी करेंगे, जब हम इन्फ्लुएंस की स्टडी करेंगे, जब हम अथॉरिटी की स्टडी करेंगे और जब हम लेजिटिमेसी की स्टडी करेंगे। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र आज बहुत विशाल हो चुका है। इसके क्षेत्र में आज वो सभी कुछ शामिल हैं जो राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के दायरे में आते हैं। इसमें राजनीति के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है ताकि राजनीति के एक विज्ञान की रचना की जा सके। तो ये देखिए, आप राजनीति के किसी भी एस्पेक्ट के बारे में सोच लीजिए, किसी भी, चाहे वो आप वातावरण के बारे में सोच लीजिए, चाहे व्यवहार के बारे में सोच लीजिए, चाहे आप संस्थाओं के बारे में सोच लीजिए, चाहे राजनीतिक प्रक्रियाओं या राजनीतिक संरचनाओं अनौपचारिक स्तर पर इसके बारे में सोच लीजिए। ये सारी जितनी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है, या उन संरचनाओं का अध्ययन के बारे में भी आप सोच लीजिए
जो कि पीछे से अन्य संरचनाओं को प्रभावित करती हैं और इस बात को स्पष्ट करती हैं कि नीति निर्णय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से डिसीजन मेकिंग होती है, निर्णय प्रक्रिया किस प्रकार से होती है या पॉलिसी मेकिंग किस प्रकार से होती है। तो तुलनात्मक राजनीति में अगर आप उसके अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो 3-4 बातों को दिमाग में बैठा लीजिए। एक ये है कि सिर्फ हमको एक तो ये है कि तुलनात्मक राजनीति जो है वो तुलनात्मक शासन से ज़्यादा व्यापक है, इसलिए आज हम तुलनात्मक शासन के अध्ययन तक सीमित नहीं है बल्कि तुलनात्मक राजनीति का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा जो औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं हैं उन तक हम सीमित नहीं हैं, अनऔपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा हम पॉलिटिकल बिहेवियर का, वास्तविक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। संस्थाओं का और प्रक्रियाओं का जो वास्तविक व्यवहार है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो क्या है? वो राजनीतिक व्यवस्था है या पॉलिटिकल सिस्टम है। पॉलिटिकल सिस्टम का हम अध्ययन कर रहे हैं। जब हम पॉलिटिकल सिस्टम शब्द को लेकर चलते हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम गैर पश्चिमी समाज और पश्चिमी समाज दोनों की तरफ इंगित करता है। जब हम स्टेट लेकर चलते थे तो स्टेट जो है सिर्फ पश्चिमी समाजों तक ही फोकस करता था। तो आज जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें हम फंक्शनल लेवल पर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है, पॉलिसी मेकिंग किस तरह से होती है। इन सब पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो आप तुलनात्मक राजनीति का एक बहुत विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और ये विषय आपको बहुत सहज और सरल लगेगा, जो कि देखने में शुरुआत में कठिन लगता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम लोगों ने जो टॉपिक था तुलनात्मक राजनीति की अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र, इसका हम लोगों ने काफ़ी गहन अध्ययन किया है। जहाँ तक मेरी समझ है इस टॉपिक से संबंधित सारी प्रमुख बातें हमने डिस्कस कर ली है। इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।